चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विजय और विनोद नाम के दो भाई रहते थे। विजय बड़ा था और वो जन्मजात से ही अंधा था। अंधा होने के कारण वो हमेशा अपने घर में ही रहता था। विजय अंधा तो था, परंतु बुद्धिमान भी था। उसने अपने जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीख लिया था। वह चीजों को ऐसे महसूस करता जैसे कोई आंखों वाला इंसान भी महसूस नहीं कर पाता। उसका छोटा भाई विनोद खेती किसानी का काम करता था, लेकिन अक्सर ही उनके खेतों में कोई ना कोई जानवर आ जाते, जिस कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी। यही कारण विनोद की परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। उसने बहुत प्रयास किए और जानवरों को भगाने के बहुत सी तरकीब लगाई, लेकिन हर बार वह असफल ही रहा। कोई ना कोई जानवर उसकी फसलों को खराब करके चला जाता। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना अपने खेतों से जानवरों को भगाने के लिए अपने बड़े भाई की मदद ली जाए। अब क्योंकि विजय देख नहीं सकता था, वह खेतों में बैठकर जानवरों की आहट सुनकर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकता था, जिससे कि फसल बर्बाद होने से बच सके। विनोद ने खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और अपने विजय को वहां पर बिठा दिया। उसने कहा, भैया, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो तुम जोर जोर से चिल्लाना। इससे वह जानवर डर कर भाग जाएगा और हमारी फसलें भी बच जाएंगी। विजय ने विनोद की बात मान ली और उस दिन से वह खेतों में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट आती, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिसके कारण जानवर डर के मारे खेतों से भाग जाते और फिर विजय वापस अपनी झोपड़ी में आकर बैठ जाता। कई दिनों तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और खेतों की बाड़ तोड़कर भागता हुआ निकल गया। इसी हिरण का पीछा करते हुए नगर का राजा सोमदत्त भी खेतों में आ पहुंचा। उसके साथ उसके कुछ सिपाही थे। जब राजा सोमदत्त की नजर विजय पर पड़ी तो उसने पूछा, देखो भाई, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? विजय ने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूँ कि जो हिरण मेरे खेतों में से गुजरा है, वह आपके शिकार के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप उसका पीछा करके अपना समय खराब मत कीजिए। राजा सोमदत्त ने उस अंधे भाई की यह बात सुनी तो चकित रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिस हिरण का मैं पीछा कर रहा हूँ, वह मेरे लायक नहीं है। यह आदमी तो अंधा है, फिर इससे कैसे मालूम कि मैं किसी हिरण का पीछा कर रहा था? राजा सोमदत्त ने कहा, नहीं, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। एक तो तुम कह रहे हो कि तुम अंधे हो, दूसरी तरफ तुम यह भी कहते हो कि जो जानवर यहाँ से गुजरा है वह मेरे लायक नहीं है। विजय ने कहा, महाराज, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह हिरण नहीं बल्कि हिरणी है और वह गर्भवती है। और मुझे लगता है कि आप एक गर्भवती हिरणी का शिकार कभी नहीं करना चाहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि वह आपके लायक नहीं है। उसके पीछे जाने से बेहतर है कि आप अपना कीमती समय बचाएं और किसी दूसरे शिकार को ढूंढकर अपना शिकार का शौक पूरा करें। यह सुनकर राजा सोमदत्त और भी हैरान रह गया। मन ही मन वह सोच रहा था, इस आदमी को कैसे पता चला कि वह हिरणी गर्भवती है? राजा सोमदत्त ने तुरंत अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच में वह गर्भवती हिरणी है। अगर यह अंधा आदमी इतने विश्वास से यह बात कह रहा है तो मुझे इसकी बात की परीक्षण करनी होगी।
क्योंकि अगर सचमुच हिरणी गर्भवती हुई तो फिर वह हमारे शिकार के लायक नहीं है। सिपाही राजा सोमदत्त से आज्ञा लेकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और फिर उस हिरणी को ढूंढने के लिए निकल गया। वह हिरणी अब तक थक चुकी थी और एक पेड़ के नीचे आराम से खड़ी थी। उसके पेट को देखकर साफ नजर आ रहा था कि वह गर्भवती है। सिपाही ने जब यह देखा तो वह खुद भी हैरान हो गया। कुछ देर के बाद सिपाही वापस लौटा और राजा सोमदत्त से कहा, महाराज, इस अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सच है। वह एक गर्भवती हिरणी है। यह सुनकर राजा सोमदत्त हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला एक अंधा आदमी यह सब कुछ कैसे जान सकता है कि वह जानवर गर्भवती हिरणी है। राजा ने फैसला किया कि वह इस भेद को अवश्य जानेगा। उसने विजय से पूछा, देखो भाई, मैं नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी? विजय ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी बातें बिल्कुल सच सच बताऊंगा। राजा ने कहा, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि वह एक गर्भवती हिरणी है। तुम्हें यह कैसे पता चला? यहाँ पर और भी तो जानवर आते होंगे, फिर तुमने यह अनुमान कैसे लगा लिया? विजय ने कहा, हुजूर, वह हिरणी मेरे खेतों में आई तो उसकी दौड़ने की गति और भागने की आहट से मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वह एक हिरणी है। अब क्योंकि मेरे खेतों में जो बाड़ लगी है वह काफी छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर कोई हिरण होता तो उस बाड़ को आसानी से उछलकर लांघ सकता था, लेकिन वह हिरनी बाड़ को तोड़कर भाग गई। अगर वह छलांग लगाती तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को खतरा हो सकता था। बस इसी से मैं समझ गया कि वह हिरनी गर्भवती है। राजा सोमदत्त ने फिर से सवाल किया, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वह कोई हिरणी है या फिर कोई और जानवर? विजय ने कहा, महाराज, मैं सारा दिन सुबह से शाम तक यहीं पर बैठा रहता हूँ। माना कि भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन उसी भगवान ने मुझे आंखों के बदले में तेज दिमाग और सुनने और महसूस करने की शक्ति दी है। मैं जान लेता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेतों में आया है और उसी हिसाब से मैं जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह जानवर भाग जाए यहाँ से और मेरी फसलों को नुकसान ना पहुंचे। उसकी बातें सुनकर राजा सोमदत्त मन ही मन सोच रहा था कि यह नौजवान भले ही अंधा है, लेकिन सचमुच बहुत ही बुद्धिमान है। इसके जैसे समझदार और तेज दिमाग आदमी को मेरे दरबार में होना चाहिए था। यह सोचकर राजा सोमदत्त उसको अपने साथ अपने महल में ले गया। महल पहुंचकर राजा सोमदत्त ने कहा, देखो नौजवान, सबसे पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ और अपने बारे में सब कुछ बताओ। विजय ने कहा, महाराज, मेरा नाम विजय है। इसके बाद विजय ने अपने बारे में सब कुछ राजा को सच सच बता दिया। राजा सोमदत्त ने कहा, देखो विजय, मैं तुम्हारे जैसे तेज दिमाग और बुद्धिमान व्यक्ति की बहुत ही कद्र करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपने महल में नौकरी पर रखना चाहता हूँ। फिर विजय महल में रहने लगा। अगले दिन राजा सोमदत्त ने विजय को अपने पास बुलाया और कहा, विजय, तुम एक बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति हो। तुम्हें हर बात आसानी से मालूम हो जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने माता पिता की असली संतान हूँ या फिर किसी और की? विजय ने कहा, महाराज, आपको इस बात से क्या लेना देना कि आप किसके बेटे हैं। आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए आप इस सवाल को रहने ही दीजिए।
राजा सोमदत्त ने जिद करके कहा, नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। यह सवाल हमेशा हमेशा से ही मुझे परेशान करता रहा है। अगर इस बात को जानने के लिए तुम्हें मेरी माँ से मिलने की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हें अपनी माँ से भी मिलवा सकता हूँ, और मेरे पिता का तो देहांत हो चुका है। विजय ने कहा, महाराज, मुझे आपकी माँ से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी संतान हैं, लेकिन पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा सोमदत्त ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। इसके बाद विजय कहने लगा, महाराज, असल में आप एक कंजूस बनिए की संतान हैं और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी आ गई है। यह सुनकर राजा सोमदत्त क्रोध से भड़क उठा। उसने तलवार निकाली और सीधा अपनी माँ के पास पहुंच गया और माँ से बोला, माँ, मुझे सच सच बताओ, क्या मैं अपने पिता का बेटा हूँ? अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, बात दरअसल यह है कि तुम हमारी असली संतान नहीं हो। हमारी तो कोई संतान थी ही नहीं। मैंने और मेरे पति ने तुम्हें किसी और से गोद लिया था और तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला। दरअसल बात यह है कि मेरे पति के बहुत ही खास दोस्त थे जो इस नगर के सेठ थे। कहने को तो वह बहुत ही बड़े सेठ थे, लेकिन बहुत ही कंजूस थे। वह हर चीज को बहुत ही संभाल कर खर्च करते थे और उसकी यह आदत तुम पर भी आ गई है। तुम उन्हीं के बेटे हो। एक बार किसी दुर्घटना के कारण उनके घर में आग लग गई थी। पूरा परिवार जलकर मर गया था, लेकिन भगवान की दया से तुम जिंदा बच गए थे और उस समय तुम बहुत ही छोटे थे। मैंने और मेरे पति ने तुम्हें अपना लिया और अपने बेटे की तरह तुम्हारी परवरिश की। लेकिन यह बात सच है बेटा कि तुम हमारा खून नहीं हो, फिर भी हमने तुम्हें अपने बेटे से कम नहीं समझा। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा सोमदत्त विजय के पास वापस आया और पूछने लगा, विजय, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे पिता एक कंजूस बनियाद सेठ थे? विजय ने कहा, महाराज, क्योंकि अगर आप सच में एक राजा की असली संतान होते तो अब तक आपने मुझसे जितने भी सवाल किए हैं उनका सही जवाब मिलने पर आप मुझे ढेरों इनाम दे चुके होते, लेकिन आपने तो मुझे एक पाई तक नहीं दी। तभी मुझे अनुमान हो गया था कि आप एक राजा की संतान नहीं बल्कि किसी कंजूस सेठ की संतान हैं। राजा सोमदत्त को अपनी कंजूसी के बारे में सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। राजा सोमदत्त ने कहा, विजय, तुमने ठीक कहा। मैं आज से ही अपनी कंजूसी की इस आदत को छोड़ता हूँ। यह कहते हुए राजा ने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली विजय को थमा दी और साथ ही यह भी कहा, विजय, मुझे विश्वास है कि हमारे बीच में हुई यह बातचीत तुम हमेशा अपने तक ही सीमित रखोगे। विजय बोला, महाराज, मुझे अपने स्वर्गीय माता पिता की कसम है, यह राज हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। इसके बाद राजा सोमदत्त ने विजय से कहा, विजय, आज से तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। मैं तुमसे एक और बहुत ही जरूरी बात जानना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे इस बात का संदेह है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम इस बात को भाप सकते हो? विजय ने कहा, महाराज, यह एक बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपके दरबार के लोगों से मिलकर यह बात जान सकता हूँ कि क्या सच में कोई साजिश हो रही है या नहीं। राजा सोमदत्त ने कहा, ठीक है विजय, मैं तुम्हें अपने दरबार में लेकर चलता हूँ। अगर तुमने मुझे सब कुछ पता लगा कर बता दिया तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद राजा सोमदत्त अंधे विजय को अपने साथ लेकर दरबार में आ गया।
जहाँ पर सभी मंत्री और दरबारी मौजूद थी। राजा सोमदत्त ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहा कि आज की बात विजय हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। इसके बाद राजा सोमदत्त ने सभी दरबारियों से विजय का परिचय करवा दिया। सभी लोग हैरान थे कि राजा सोमदत्त एक अंधा आदमी को अपने दरबार में नौकरी पर क्यों रखना चाहते हैं। और फिर विजय चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। वह दरबार में बैठे हुए लोगों की बातों को और उनकी आवाजों को बड़े ही गौर से सुन रहा था। इसके बाद राजा सोमदत्त ने दरबार की कार्यवाही शुरू की। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों से राजकाज के कार्यों के बारे में पूछताछ की। सभी मंत्रियों ने पूरे विस्तार से अपने कामों के बारे में राजा को बताया, जबकि विजय चुपचाप एक जगह पर बैठा हुआ सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। जब राज दरबार की कार्यवाही खत्म हो गई तो राजा सोमदत्त और विजय एक एकांत कमरे में चले गए। उसके बाद विजय ने कहा, महाराज, मुझे आपके एक मंत्री जिसका नाम देवराज है उस पर संदेह है, क्योंकि जब वह आपसे बातें कर रहा था तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वह बार बार अपनी बात को बदलता था। जब आपने उससे किसानों पर लगने वाले लगान के बारे में पूछा तो तुरंत उसने बात को बदल दिया। इसके अलावा जब आपने राज्य की सीमाओं की चौकसी के बारे में उससे पूछा तो भी उसने साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया। अगर राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो कोई दूसरा दुश्मन राज्य आपके राज्य पर आक्रमण करके आसानी से कब्जा कर सकता है। यह सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि वह आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। राजा सोमदत्त ने हैरानी से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो विजय? विजय ने कहा, महाराज, मैं बचपन से ही लोगों की आवाज़ों और उनके बर्ताव से उनके दिल की बातों को जान लेता हूँ। जब कोई आदमी झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो उसकी आवाज़ कांपती है। वह बार बार अपनी बात को दोहराता है या फिर उसे बदलता है। वह अपनी बात को इसलिए दोहराता है क्योंकि उसे लगता है कि बार बार दोहराने से उसका झूठ भी सामने वाले को सच लगने लगेगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपने मंत्री देवराज की छानबीन करवाइए। वह अवश्य ही आपके लिए खतरा हो सकता है। राजा सोमदत्त ने तुरंत अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति को बुलाया और कहा कि हमारे मंत्री देवराज पर खुफिया तरीके से नजर रखी जाए। सुबह से लेकर रात तक वह क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, ये सारी जानकारी इकट्ठी करके मुझे दी जाए। सेनापति ने कुछ खास जासूसों को बुलाकर मंत्री देवराज के पीछे लगा दिया। कुछ दिनों के बाद सेनापति ने यह खबर दी कि महाराज, मंत्री देवराज सचमुच एक षड्यंत्र रच रहा है। वह पड़ोस के दुश्मन राजा के साथ मिलकर आपके खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है। हमारे जासूसों ने यह भी बताया है कि उसने सीमाओं पर सेना की चौकसी को कम करवा दिया है और इसके अलावा हमारे दरबार के भी कुछ लोगों को वो अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके खिलाफ विद्रोह किया जा सके। यह सुनकर राजा सोमदत्त हैरान रह गया। उसने तुरंत उसी समय मंत्री देवराज को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और जब उससे पूछताछ की गई तो मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और फिर राजा सोमदत्त ने उसे कारागार में बंद करवा दिया। इसके बाद राजा सोमदत्त विजय से मिला और कहने लगा, विजय, सचमुच तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरी जान बचा दी। अगर तुम ना होते तो आज मैं इस राज्य का राजा ना होता। इतना कहकर राजा ने एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली विजय को थमा दी। अब तो राजा का विश्वास विजय पर और भी पक्का हो गया था। वह अपने हर काम में विजय की सलाह लेता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा सोमदत्त के पास आया।
वह एक बहुत ही ऊंची नस्ल का घोड़ा बेचने के लिए आया था। उस सौदागर ने राजा को वह घोड़ा दिखाया और घोड़े की तारीफ करते हुए कहने लगा, महाराज, इस घोड़े के मुकाबले का घोड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसकी रफ्तार ऐसी है मानो बिजलियां कड़क रही हो। आप चाहे तो इसे शिकार पर ले जाएं या युद्ध के मैदान में उतार दें। यह हमेशा आपकी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरेगा। उस घोड़े की कदकाठी और उसके शरीर को देखकर राजा सोमदत्त बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने घोड़े को खरीदने का फैसला किया। सौदागर ने कहा, महाराज, क्योंकि यह घोड़ा बहुत ही खास है, इसलिए इसकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों की है। घोड़े की इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा सोमदत्त सोच में पड़ गया कि आज तक मैंने इतना महंगा घोड़ा कभी नहीं खरीदा। तो क्यों ना यह घोड़ा खरीदने से पहले मैं अपने सलाहकार विजय की सलाह ले लूं। यह सोचकर सोमदत्त राजा ने एक नौकर को विजय को बुलाने के लिए भेजा। जब विजय वहां पर आया तो वह हाथों से टटोल टटोल कर घोड़े को देखने लगा। कुछ देर तक हाथों से टटोलने के बाद वह कहने लगा, महाराज, मेरा फैसला यह है कि यह घोड़ा बिल्कुल बेकार है। आप जैसे राजा के लायक यह बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर सौदागर को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका बना बनाया काम बिगड़ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, महाराज, यह तो एक अंधा आदमी है और एक अंधे आदमी को भला घोड़े की क्या पहचान। विजय अभी तक चुपचाप खड़ा था। जब घोड़े के सौदागर ने उसके बारे में ऐसी बात कही तो वह कहने लगा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो यह अंधा भी कुछ कहना चाहता है। राजा ने उसे आज्ञा दी तो विजय बोला, महाराज, असल में यह घोड़ा बीमार है। इसे खिला पिला कर इस काबिल बना दिया गया है कि दूर से देखने में यह बहुत ही अच्छा लगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज तक किसी ने इस पर सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर पर जोर से हाथ मारा तो यह घोड़ा कांपने लगा। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप खुद इस पर सवार होकर देख लीजिए। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं चलेगा और बिदकना शुरू कर देगा। विजय की बात सुनकर राजा सोमदत्त ने तुरंत अपने एक सिपाही को घोड़े की सवारी करने का आदेश दिया। वह सिपाही जैसे ही घोड़े पर बैठा, घोड़ा बुरी तरह से बिदकने लगा। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं चला। विजय की बात बिल्कुल सच निकली। राजा सोमदत्त ने सौदागर को फटकार लगाई और कहा कि तुम इस राज्य में आकर मेरे साथ धोखा करना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर 10,000 सोने की अशर्फियों का जुर्माना लगाता हूँ और यह सोने की अशर्फियाँ विजय को दे दी जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। घोड़े के सौदागर से 10,000 सोने की अशर्फियाँ वसूल की गईं और इनाम के तौर पर विजय को दे दी गई। इस तरह से एक बार फिर से अंधे विजय ने अपनी बुद्धिमानी से राजा को होने वाले नुकसान से बचा लिया। राजा सोमदत्त अब विजय से बहुत ही खुश था और उसने हमेशा के लिए विजय को अपना महामंत्री बना लिया। इस तरह से विजय अंधा होने के बावजूद अपनी बुद्धिमानी से राज्य पर आने वाले हर संकटों से बचाता रहा। अंधा विजय की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर हो गए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।